अभी देखिए आप लोगों जो पैटर्न है ना वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी जैसे पहले प्रश्न पूछा जाता था अब वैसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है, जैसे अनिवार्य संस्कृत जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो उसमें केवल 8 नंबर के प्रश्न आते थे। कितने नंबर के? 4 नंबर का व्याख्या आता था, उसमें अथवा दिया जाता था संस्कृत गद्यांश करो चाहे संस्कृत पद्यांश करो, लेकिन 2 में से एक ही करना होता था। ध्यान देना। अब क्या आया, अब आपको संस्कृत गद्यांश में से भी एक करना है, 4 नंबर पाएंगे। संस्कृत पद्यांश में से भी एक करना है, उसमें भी 4 नंबर पाएंगे। 4 4 8 नंबर हो गया। फिर उसके बाद अपनी अनिवार्य संस्कृत पुस्तक पर आधारित कोई एक श्लोक लिखिए। तो अगर एक श्लोक लिख देंगे आप, जैसे कल बताया था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, ये भी हो सकता है, लिख सकते हैं। लेकिन याद सबको होता है, ध्यान ना, लिख नहीं पाते। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर्वे भवन्तु सुखिनः बाएं हाथ का खेल है, लेकिन लिख दें हो गया, उतर ही है बिना समझ आया। तो आप जो है ना जितना बढ़िया याद किए उतना बढ़िया लिखने का भी प्रयास करो। एग्जामिनर तो ये देखता है, बहुकई वाले बहुत होते हैं, लिखे वाले कम होते, और जो लिखत है वही आगे बढ़त है। फिर आप बता दुर्गा विचय साक्षर न च पंडिता मुख स्तुत वक्ता च जाना स पंडिता, ये किस पाठ से है? ग्रामीण पाठ से है। सही बात है नहीं? बंधनम मरणम वा जयो वा प्राज्ञा उभय समो वीर वीरभाव ही वीरता वीर वीरेण वीरे वीरे पूजते ना उन्हें कामिला का वीरे वीरे पूजते, ऐसे नहीं, वीर वीरेण पूज्यते। तत्पश्चात फिर आते हैं एक और है बहुत सरल, क्या नाम है उसका? मंगलम वर्णम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी पायते। कई नंबर पाया? 2 नंबर पाया। लप से पाया, तो अच्छा से याद बा, अच्छा से लिख दिया, 2 नंबर लपा लप पाया। आप प्रश्नोत्तर भी पूछ सकता है। वीरा केन पूज्यते? वीरा केन पूज्यते? वीरा वीरेण पूज्यते ना। अगला प्रश्न है, जैसे मान अलक्षेंद्र का अलक्षेंद्र एक यवन राजा आसीत। अलक्षेंद्र स युद्धम का करो, अलक्षेंद्र युद्धम स कौन? पुरराज ने किया था ना। पुत्र मरणम मंगलम भवति वाराणसी मंगलम भवति। सही बात है ना। फिर वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति? वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालय सन्ति। कौन कौन? काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय बनारस नगरी में। वाराणसी कस्या कुले स्थिता? वाराणसी गंगाया कुले स्थिता। मुगल युवराजा दाराशिको कुत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्? प्रश्न सुनिए, मुगल युवराजा दाराशिको कुत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, मुगल युवराज दाराशिको कहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था? मुगल युवराज दाराशिको वाराणसी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ। तो ये सब प्रश्न है, परीक्षा में बहुत तेजी में आते हैं, ध्यान देना। तो लगा लेंगे ना? बताओ, सर्वे कानि पश्यन्तु, तो आप बताएं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण देखते और प्राप्त करते हैं ना। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, परीक्षा में आएगा। बहुत सरल सरल आएगा क्वेश्चन, लेकिन उसका उत्तर भी आप जानते रहेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। तो लिखना अलग बात है और याद करना दूसरा बात। याद तो सब कर लेते हैं, लेकिन लिखने की कला जिसमें होती है वही आगे बढ़ता है। समझ लीजिए, आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था, जयशंकर प्रसाद ममता नामक पाठ लिखे हैं और मित्रता पढ़ाया भी गया है, लिखाया भी गया है। याद है? याद है कि नहीं? जीवन परिचय
जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य अंतर शुक्ल का नहीं, 2 बता दिया। अगर 2 याद किए हैं तब पर भी बढ़िया है। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है आप एक्स्ट्रा के तौर पे लिए रहिए। 3 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लिए तो निश्चित है आपका परीक्षा में 4 नंबर का काम हो गया। इधर सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, इन 4 कवियों को पकड़े रहिए, आपका 4 नंबर हो जाएगा। याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अभी आपके पास 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन का समय है। परीक्षा कब होगी? लगभग मार्च में, 24 मार्च में। अभी कंफर्म नहीं है, मान लीजिए, मान ही लेते हैं 20-24 मार्च। तब पर भी आज कितनी तारीख है? 16। आज 16 तारीख है। हास्य रस, करुण रस, हास्य रस का बताओ। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब भाव में संचारी भाव से सहयोग करता है तो हास्य नामक स्थायी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण शीश पर गंगा से भुजंगा से हासी पर दंगा भय नंगा के विवाद में स्पष्टीकरण 1.5 नंबर पर हुआ, 2 नंबर नहीं मिलेगा। बताओ परिभाषा, फिर बताओ। पकड़ो जी कहाँ गलती कर रहा है, बताओ। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के वेशभूषा, आकृति आदि को देखकर जब मन में विरोध का भाव, हाँ, जब किसी वस्तु या व्यक्ति विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव से सहयोग करता है तब हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण आप लोग याद है, शीश पर गंगा है, भुजंगा है, हासी को दंगा भयो, गंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण बताइए। स्पष्टीकरण स्थायी भाव हास, और तैयार कर लो, अभी भी समय है। बैठ चलो। अभिषेक, उपमा अलंकार परिभाषा बताइए। जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ समानता बतलाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। हाँ, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना या समानता बतलाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। देखो एक लाइन का एग्जाम्पल नहीं है। पीपर पात सरिस मन डोला, ये क्या हो गया? उपमा अलंकार की उदाहरण हो गया। आ जाएगा ना? उत्प्रेक्षा का बताइए। उत्प्रेक्षा का जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हाँ, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता। उदाहरण, हाँ बताओ। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने दार, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो हार। ये याद रखना। बैठ जाओ। आगे, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताइए। हुआ था। इनका प्रयास सुमी साहब के नाम से इनसे शंकर प्रसाद के देव प्रसाद खत्री साहित्य प्रेमी थे, जिसका प्रसाद जी को जन्मसाथी वातावरण प्राप्त हुआ। जब ये 9 वर्ष के थे इन्होंने कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने का आशीर्वाद दिया। जयशंकर प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके बड़े भाई से शंभुनाथ जी इन्हें किया। सर्वप्रथम इनका नाम किंग्स कॉलेज में लिखा है, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। घर पर ही आकर शिक्षकों से संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये 17 वर्ष के हुए तो तब इनके बड़े भाई से शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु के कारण अंदर टूट गया। क्षय से पीड़ित होने के कारण 1927 में इनकी मृत्यु हो गई। सवाल देखो कितना शार्ट बताया। एकदम जितना लिखना है उतना इन्होंने याद किया है।
न ज़्यादा न कम, एकदम मेंटेन बना के रखे हैं। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। 2 नंबर 3 नंबर जो कुछ भी मिलने वाला आपको एकदम निश्चित रूप से मिलेगा। और आप लोग बताएं, जयशंकर प्रसाद जी की जो जीवन हिस्ट्री है ये बहुत ही सरल है। आपके किताब में जितना सरल अगर कहा जाए किसी का जीवन परिचय है, किसी का जीवन प्रकाश है, तो आप क्या बताएंगे? श्री जयशंकर। छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि, प्रसिद्ध नाटककार एवं प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889-90। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी किताब में 90 भी दिया रहता है और किसी किताब में 89। आप किस साल परीक्षा पास करने जा रहे हैं 10 का? तो आप बताएंगे क्या? 2022-23। आपके मार्कशीट पे लिखेगा क्या? 2022-23। समझ में आया? तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें बता देंगे क्या कि 1889-90 में श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस में स्थित एक सुंघनी साहू नामक परिवार में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था ना। जब ये 8 वर्ष के हुए, 9 वर्ष, जब ये 9 वर्ष के हुए तब इन्होंने एक रचना करके अपने पिताजी को दिखाया, जिसके चलते इनके पिताजी ने इन्हें हिंदी शब्द साहित्य में एक महान कवि बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। लोगों का कहना है कि ये अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थाटनों का भी भ्रमण किए हुए थे। जब ये कितने साल की हो जब इनके पिताजी देहांत हुआ? कुछ समय पश्चात इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। फिर जैसे तैसे करके इनके भाई श्री शंभुनाथ जी ने बनारस के प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कॉलेज क्वींस कॉलेज में इनका दाखिला दिया और कुछ समय बाद ही वहाँ पे मन न लगने के पश्चात इनको विद्यालय छोड़ना पड़ा। घर पर ही रह करके योग्य शिक्षकों के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तथा बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। यही है ना। अभी ये 17 वर्ष के हुए ही थे कि इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई, जो कि इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी पूरा का पूरा अपना परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए। बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु होने के पश्चात परिवार का सारा बोझ या जिम्मेदारी किसके सिर पे आ पड़ी? श्री जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गई ना। एक जिम्मेदारियां ले लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी बीच इनके जीवन में एक और घटना घटती है। इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ ही समय पश्चात इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर शादी होती है, फिर इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ऐसे ऐसे करके 3 बार इन्होंने शादियां की, परंतु तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण ये बड़े दुखी हुए। परिवार का बोझ और इन्हें कर्ज लेने की भी आदत थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर्ज भी ले लेते थे। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ये संभल ही पाए थे कि अचानक इनके छोटे भाई की भी। अब सोचिए इन्होंने जितनी शादियां नहीं देखी होंगी, जितनी खुशी का माहौल है, उतना इन्होंने दुख देखे। कितने? हाँ, 7 जान लीजिए मौतों को उन्होंने देखा था। अपने किसका बताओ? माता पिता भाई 4 हो गए, 2 भाई, माता पिता 4 और 3 पत्नियां 7 मृत्युओं को देखने के पश्चात ये अंदर ही अंदर टूट गए और मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही, कितने? 48 वर्ष की, लगभग 48 वर्ष की उम्र में ही ये उस समय बड़ा विकराल रोग धारण किया हुआ था। जैसे इस समय डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप है ना। कहीं न कहीं हम सुन रहे हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का लड़का बीमार, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के पिताजी माताजी डेंगू के शिकार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती है। इस समय यही रोग सबसे ज्यादा निकला। उस समय जान लीजिए 6 रोग बोले तो टीबी रोग अपने उफान पर था और 6 रोग से पीड़ित होने के कारण मात्र 48 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया। पर आप लोग और कुछ जाने, 48 वर्ष की उम्र में इतना ज्यादा जिम्मेदारी लेने पर भी इन्होंने ऐसे ऐसे नाटक, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे काव्य संग्रहों का निर्माण कर दिया, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी थी जो आज भी हिंदी साहित्य के पटल पर अग्रसरित और फ्रंट में है।
सही बात है नहीं? प्रसिद्ध नाटककार इनको कहा जाता है। इनकी रचनाओं के संकलन को भी आप समझ लीजिए, प्रसिद्ध नाटककार इन्हें कहा जाता है। छायावाद युग के ये महान नाटककार थे, जिसके कारण छायावाद युग का नाम भी इनके नाम पर पड़ गया, प्रसाद युग। पता है नहीं? प्रसाद युग के नाम से संबोधित किया जाता है किस युग को? छायावाद युग किस युग के अंतर्गत आता है? किस काल के अंतर्गत आता है? तो अभी आता है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल में सबसे पहले किस युग का सूत्रपात हुआ? भारतेंद्र युग का। भारतेंद्र युग के बाद किसका सूत्रपात हुआ? द्विवेदी युग का। फिर द्विवेदी युग के बाद किसका हुआ? छायावाद। छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद। फिर उसके बाद नई कविता का युग इस समय चल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? ये इतने महान प्रतिभा संपन्न थे, कितनी प्रकार की जिम्मेदारियां लेने के पश्चात भी ये अपने अध्ययन के कार्य से रुके नहीं थे। विद्यालयी शिक्षा ये बहुत कम पाए थे, लेकिन इनकी रचनाएं पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते व्यक्ति भाव विभोर हो जाए। इनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, है ना, विशाखा और नहीं, छाया नहीं है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, और तो और इनकी कहानियों का संग्रह भी विकराल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी 4-5 कहानियों का संग्रह इन्होंने प्रस्तुत किया, बड़ा धमाकेदार प्रस्तुत किया। क्या क्या था पता है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। इंद्रजाल जो कहानी इन्होंने लिखा, काफी दिनों तक विश्व पटल पर छाई रही है इनकी कहानी इंद्रजाल। काव्य में भी इन्होंने काव्य नहीं लिखा, बल्कि महाकाव्य लिख दिया। कामायनी नामक महाकाव्य से इन्होंने हिंदी काव्य जगत को प्रसारित करने का जो अभूतपूर्व कार्य किया, वो आज भी इनको याद किया जाता। और महाकाव्य कामायनी ही नहीं लिखा, उसके आगे लहर, आंसू, झरना आदि तमाम प्रकार के काव्यों के संग्रह को लिख करके ये हिंदी शब्द साहित्य को अमर कर दिया। यही नहीं रुके ये, उस समय महान लेखक, क्या नाम था इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दौर चल रहा था। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद से 5 साल क्या थे, बड़े थे। इनका 1884 में जन्म हुआ था ना शुक्ल का। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में चंद्रबली शुक्ल के यहाँ जन्म हुआ था। भूल गए? तो उस समय के ये प्रसिद्ध निबंधकार थे कौन? शुक्ल जी। तो शुक्ल जी से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने एक अपनी भी रचना लिखी थी, निबंध काव्य और कला। देख लीजिए, लिखा होगा, काव्य कला लिखी। और जानते हैं उसी दौर में मुंशी प्रेमचंद भी जन्म लिए थे, जो जयशंकर प्रसाद से 8-10 साल बड़े थे और शुक्ल जी से 5 साल बड़े थे। बताए इनका जन्म कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। उस समय, उसी समय के छायावाद युग के महान उपन्यासकारों में से एक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिदेव का नाम सुने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप त्रिमूर्ति का नाम सुने हैं, आप त्रिकवि, त्रिनाटककार या त्रिलेखक का भी नाम जान लीजिए हिंदी साहित्य में। छायावाद युग का नाम सब सुने। छायावाद युग का 3 और नाम पड़ा था। पहले पड़ा था प्रेमचंद युग, फिर पड़ा शुक्ल युग, फिर पड़ा प्रसाद युग। क्यों पड़ा? क्योंकि छायावाद युग के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक अगर किसी का नाम आता है तो मुंशी प्रेमचंद जी से ही प्रेरणा लेकर के जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी 3 महत्वपूर्ण उपन्यासों का संग्रह प्रदर्शित किया, जो हिंदी साहित्य जगत में एक महान कीर्ति को स्थापित करता है। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती ये लिख ही रहे थे, आधा तिया लिखे थे कि अचानक इन्हें क्षय रोग हो गया और इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इरावती नामक उपन्यास आज भी अधूरा का अधूरा ही रह गया। अब समझ में आया नहीं? तो मुंशी प्रेमचंद उस समय के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, उनसे अच्छा कोई उपन्यास नहीं लिख पाया था, जिसके कारण छायावाद युग को एक और नाम मिला, प्रेमचंद युग।
इसके जस्ट 4 सालों बाद जब जन्म लिए कौन? शुक्ल जी। तो उस समय के ये महान निबंधकार और प्रसिद्ध आलोचक के रूप में विख्यात हुए। तो इन्हीं के नाम पर छायावाद युग का एक और नाम प्रदर्शित हुआ, क्या? शुक्ल युग। और उसी के 5 साल बाद इनका भी जन्म हुआ था और ये महान नाटकों का संग्रह प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण इनके नाम पर भी छायावाद युग का तीसरा नाम पड़ा प्रसाद। आशा है समझ में आ रहा होगा। ये सब आपको जानकारी रखनी है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि प्रसाद युग के नाम से किस काल को संबोधित किया जाता है, किस युग को संबोधित किया, तो क्या बताएंगे आप? याद रहेगा तब न बताएंगे। छायावाद युग को प्रसाद युग के नाम जानते हैं। छायावाद युग किस काल के अंतर्गत आता है, क्या बताएंगे? तो ये सब याद रहना बहुत जरूरी है। परीक्षा देखो नजदीक है भैया, आप कई बार मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। अब आपको कोई पाठ आ गया है, आप उसे याद कर रहे हैं, ठीक है याद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये जान करके बैठ गए करे ये तो हमको आता है, तो समझ लीजिए वहीं जो है आपका दिक्कत, आपको दिक्कत होना तय है, क्योंकि आप उस पर अटूट विश्वास रख लिए। और आपको पता है इस संसार में सबसे बड़ा सच यही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो जितना भरोसा करता है एक दिन वो उसको उतना ही धोखा देता है। ये जान लीजिए। आप जिस किताब, जिस ग्रंथ, जिस पाठ के ऊपर भरोसा कर लेकर ये तो हमको आता है, तो उस दिन से उसे आप पढ़ना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। और जब डायरेक्टली रूप से वो मिल जाएगा तो फिर आपके तोते उड़ जाएंगे। याद रखना, अब भी समय है। सूरदास का जीवन परिचय जो लड़का लड़की याद करके बैठा करे, हम तो अब हमको याद हो गया, एक बार अपने मन में दोहरा लीजिए, अटक जाएंगे कहीं। तुलसीदास का जीवन परिचय एक बार दोहरा लीजिए, समझ में आ जाएगा। रसखान का जीवन पर जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नए नए शब्दों के संकलन को लेकर के आप प्रस्तुत होंगे। इसलिए जब तक परीक्षा हो नहीं जाती तब तक आप सारे प्रश्नों के संकलन को तद्भव तत्सम आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 2 नंबर का मैटर है, दोहराओ। पर्यायवाची बार बार कम से कम 70 पर्यायवाची बढ़िया सा ध्यान किए रहिए, जो मैं लिखवाया था इंपॉर्टेंट रूप से, नहीं तो आपको समस्या होनी तय है। ये समझ लीजिएगा। हास्य रस, करुण रस, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब याद रखें। तुमुल खंड काव्य में जाकर के केवल नायक प्रतिनायक का ही तो चरित्र चित्रण याद करना है। कौन कौन बताइए? मेघनाद और लक्ष्मण का, उसको याद करो बराबर। मैं बार बार आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, यही परीक्षा में प्रश्न आएगा। अब आपको मैं एक नए प्रश्न से जोड़ना चाहता हूँ। कक्षा 10 हिंदी में जो प्रारंभिक भूमिका 16 पेज दिया गया है, एक से ले प्राकथन के बाद से 16 पेज जो दिया गया है, 16-17 पेज, उन सभी पेजों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास वहीं से आएगा, देख लीजिएगा। और जो प्रारंभिक मैंने कि जो किताब खरीदा है, किताब के पहले जो 16 पेज एकदम गद्य रूपी लिखे गए हैं बिना पाठ किए, उसमें देखिए छायावाद युग के बारे में बताया गया, द्विवेदी युग के बारे में बताया गया, भारतेंदु युग के बारे में, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। जीवनी किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, लिखवाया गया ही नहीं। किसी एक निबंधकार का नाम बताया, निबंधकार किस युग का है, उसका प्रसिद्ध निबंध क्या है। किसी एक जीवनीकार का नाम बताइए तथा उसकी एक जीवनी लिखिए। कोई एक एकांकीकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य प्रथम उपन्यास, हिंदी साहित्य प्रथम नाटक, हिंदी साहित्य प्रथम निबंध या प्रसिद्ध आलोचक कौन है। ये तमाम प्रकार की जानकारियां आपको प्रारंभिक 16 पेज में मिलने वाले हैं। रोज अगर आप 2-2 पेज पढ़ेंगे तब पर भी आपके 10 नंबर एकदम पक्के हैं। अभी चाह कि केवल लिख के दे ये 1-2 पेज और हम ओके याद कर लिया, ओके सीली पीस के पीन आई कुल याद हो जाए, तो फिर का करे नव मन होय और का करे राधा गौने। समझ जात गया? तो निश्चित रूप से तैयारी करत जा, आपके तैयारी में ही सबसे बड़ा बल बा। और परीक्षा समझ लीजिए 100 नहीं बल्कि 1 0 हटा दो, रोज उसको 1 0 हटाओ कि परीक्षा 10 दिन है।
10 दिन समझ करके आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। हर 10 दिन परीक्षा के समय से, हर 10 दिन परीक्षा के समय से, हर 10 दिन परीक्षा के समय से आप तैयारी करिए, तब आपका जान लीजिए कि तैयारी होगा। और जो लड़का लड़की 100 मान लिया, उस सवेरे बिना 6 बजे पहले उठे ना, ये जान ले। 6 बजे कोचिंग है, 1-2 लोग आते हैं, 6:30 बजे सब आते हैं। 6:30 बजे कोचिंग कर दिया जाएगा तो 6:30 बजे कोई 1-2 लोग आएंगे और बाकी सब 6:45-7 बजे ही। जब 6:30 बजे, जब 6 बजे, तब उनके लगे कि अब चली। अजय के लगा था वो बहुत ध्यान से सुना था। नो सही का सही है। सब टाइम टू टाइम बा है। 6 बजे कोचिंग बा तो 6 बजे हम 2 मिनट बाकी रहे तब हम चला। रास्ते में भले चैन टूट ही जाए, चैन उतर ही जाए, फिर भी हम 6 बजे चला। तो ये सब गलतियां हैं, इस गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो।